पाकिस्तान की रणनीति थी कि जो सैयद अली शाह गिलानी जैसे उसके समर्थक हैं, उनके माध्यम से दुनिया को यह संदेश दो कि देखिए छोटे छोटे बच्चे नौजवान सड़कों पर आए हैं, कोई हथियार नहीं है, हिंसा करो और हिंसा को प्रवोक दो, प्रोत्साहन दो। और उस हिंसा के दौरान अगर पुलिस सुरक्षा करते हुए इसमें 2-4 लोगों की मृत्यु हो जाए तो उसको भावुक विषय बनाकर, नागरिक अधिकारों का विषय बनाकर सड़कों पर उतारो और फिर कहो कि आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट को हटा दो। और वहां के मुख्यमंत्री कहे हटा दो, केंद्र कहे हम सोचेंगे। सेना विरोध कर, 2 ही लोग विरोध करते थे, क्या सेना या हम? आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट क्या है कि जो डिस्टर्ब्ड एरिया है, जहां सेना या सीआरपीएफ या बीएसएफ जाएगी स्थानीय पुलिस की सहायता करने के लिए, और अपने कार्रवाई में कोई कार्रवाई करती है, तो आप सेना के या उनके अधिकारियों पे मुकदमा नहीं चला सकते जब तक आप केंद्र सरकार से अनुमति नहीं लोगे। आर्मी को डिमोरलाइज करने के लिए इसको हटा दो। मैंने वहां के सेना के प्रमुख लोगों से पूछा और सीआरपीएफ के कितनी एप्लीकेशंस आई हैं कि हम आपके खिलाफ मुकदमे चलाना चाहते हैं। इसे हमारे 2500 सीनियर ऑफिसर्स को प्रोसिक्यूट करने की एप्लीकेशन आई। मैं मानता हूं कि जो देश के लिए जीवन देता है उसका साथ ना देना, इसमें तो कोई कृतज्ञता नहीं कि those who are leading a life of risk, you do a disservice to them कि after you have saved the country, we will prosecute you। और आज इनको अधिकार दे देंगे कि आपके खिलाफ मुकदमा चलाए। तो कानून केवल कहता है कि किसी ने सचमुच में अत्याचार किया है, गलत किया है, तो मुकदमा चलाने की अनुमति सरकार दे देगी, जैसे सैंक्शन का प्रावधान होता है। सो भी सैंक्शन तो give us an unrestricted right to prosecute the army, ताकि सेना वाला गोली चलाने से पहले अपना हथियार नीचे रख दे कि मेरे पे मुकदमे चलने वाले हैं। एएफएसपीए में केवल ही मात्र ये है और कोई दूसरा विषय नहीं। अब इस परिस्थिति में आपके पास केंद्र की सरकार है, ये जब यात्रा पूरी हो गई तो इसके साथ कैसे निपटा जाए, मुझे ये कहते हुए कोई संकोच नहीं है कि सरकार के पास इसमें कोई सोच नहीं है। द गवर्नमेंट हैज रन आउट ऑफ आइडियाज हाउ टू डील विद दिस। ये जो शब्द अर्थव्यवस्था के, इकोनॉमी के संबंध में आजकल प्रयोग होता है, पॉलिसी पैरालिसिस, ये पॉलिसी पैरालिसिस की नीति निर्माण में आपको लकवा मार गया है कि आपके पास कोई सोच नहीं बची कि हाउ टू डील विद द करंट इकोनॉमिक क्राइसिस। ठीक यही परिस्थिति वहां। तो प्रधानमंत्री जी 2 साल में एक बार वहां चले जाते हैं। पहली बार वो गए तो उन्होंने कहा कि मैं 5 वर्किंग ग्रुप बनाया, वो डेड लेटर बन गया। भारत का और कश्मीर का रिश्ता क्या होना चाहिए, एक वर्किंग ग्रुप बना, दुर्भाग्य से मुझे उसका सदस्य बना दिया गया। उसकी एक तो मीटिंग हुई, कोई चर्चा नहीं हुई, प्रोसीजर तय हुआ, उसके बाद 2.5 साल हमें पता ही नहीं चला क्या, कोई रिपोर्ट नहीं बनी, कोई चर्चा नहीं हुई। एक दिन मैंने पढ़ा कि एक सरकार का अधिकारी जाकर मुख्यमंत्री को रिपोर्ट सौंप आया है। तो मैंने पत्र लिखा और प्रधानमंत्री जी का एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज थे जो उसके चेयरमैन थे, जस्टिस सकीर अहमद। मुझे पता चला कि आपने तो कोई मीटिंग ही नहीं बुलाई, कोई चर्चा नहीं हुई इन विषयों पे, इट्स अ फेक डॉक्यूमेंट। मुझे पता चला कि उनका स्वास्थ्य इतना बिगड़ा हुआ था कि जिन 2 मीटिंग्स में मैं गया उसमें भी हर 15 मिनट के बाद कमरे में चले जाते थे दवाई खाने के लिए, कि जिस तारीख की रिपोर्ट है उस दिन वो स्वस्थ थी। इट वॉज अ रिपोर्ट विच द ऑथर ऑल्सो डिड नॉट नो व्हाट ही हैड रिटन। तो मैंने एक पत्र लिखा प्रधानमंत्री जी को, ये किसने बनाई, किससे चर्चा हुई, मैं उसका सदस्य हूं, मुझे मालूम नहीं, कोई ड्राफ्ट नहीं सर्कुलेट हुआ, ड्राफ्ट की बात छोड़िए, कोई डिस्कशन ही नहीं हुआ। एंड आई डाउट इफ द ऑथर ऑफ द रिपोर्ट इज फिजिकली इन अ कंडीशन टू राइट अ रिपोर्ट और इवन अंडरस्टैंड व्हाट्स रिटन देयर।
तो ये परिस्थिति थी कि यू हैव रन आउट ऑफ आइडियाज। दूसरी बार गए तो संसद में हमने पूछा, उन्होंने कहा नहीं रिपोर्ट तो अब पीछे रह गई। एक नया शब्द बना दिया, अब साइलेंट डिप्लोमेसी चल रही है। ठीक है, डिप्लोमेसी तो साइलेंट ही होनी चाहिए, लेकिन साइलेंट डिप्लोमेसी क्या थी हमें समझ नहीं आई। फॉरेन पॉलिसी में एक शब्द का प्रयोग होता है ट्रैक टू डिप्लोमेसी, कि चुपचाप पीछे लोग वार्ताकार बात करते रहे। तो जब मुशर्रफ साहब पाकिस्तान में हटे राष्ट्रपति से, तो लंदन में जाकर उन्होंने एक इंटरव्यू दिया। उन्होंने कहा कि भारत के साथ ट्रैक टू डिप्लोमेसी बहुत आगे बढ़ गई थी, और जो विषय वो उस इंटरव्यू में बताते हैं उनको पढ़कर इस इंटरलोक्यूटर्स रिपोर्ट को पढ़ लो। यू विल हैव अ सॉफ्ट बॉर्डर, वी विल कंसीव ऑफ अ कॉमन एडमिनिस्ट्रेशन, कैंटोनमेंट्स को कम किया जाएगा। इस तरह के सुझाव वो अपने देने लग पड़े। भारत ने कहा नहीं, हमारी कोई इसमें बात नहीं है। जब तीसरी बार गए तो कहा अब हम 3 वार्ताकारों को बना रहे हैं। अब 3 में से पीछे जो कांड हुआ, जिसको अमेरिका में सजा हुई, मिस्टर फाई जो पाकिस्तानी थे, जो पाकिस्तान सरकार ISI से पैसा लेते थे, और भारत में ये जो बहुत प्रगतिशील लोग हैं इनको निमंत्रित किया करते थे, और अमेरिका में भी लॉबिंग करते थे। अमेरिका में अनऑथराइज्ड लॉबिंग ऑफेंस होता है, वहां लॉबिस्ट को रजिस्टर करना पड़ता है। तो भारत के विभिन्न बुद्धिजीवी भी वहां गए, तो पता चला 3 में से 2 वार्ताकार भी फाई के साथ चले गए थे उसके घर चले। तो कश्मीर पर बोलने वालों में मैं हमेशा कहता हूं, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ पीपल, देयर आर इंडियंस एंड देयर आर 5 इंडियंस। अब ये 5 इंडियंस की सोच क्या है, ये इस रिपोर्ट में से सामने स्पष्ट होता है। अब जो पत्थर मार रहे थे, जो ये कह रहे थे कि जो लोकल मॉड्यूल्स देते थे आतंक को मदद करने के लिए, जो अमरनाथ आंदोलन में हिंसा प्रवोक कर रहे थे कि जो यात्री जाता है उसको कोई सुविधा ना मिले, उसके लिए जमीन ना मिले, टॉयलेट और हेल्थ केयर के लिए कोई जमीन ना मिले सुविधा के लिए। अमंग्स द पीपल देयर इज अ सेंस ऑफ विक्टिमहुड। अब आतंक करने वाले के लिए तो राष्ट्र की जिम्मेवारी है, पुलिस और सेना की जिम्मेवारी है कि देश को बचाना। अगर आतंकवादी पर पुलिस और सेना काम करती है तो वो सेंस ऑफ विक्टिमहुड पैदा हो जाता है। फिर वो कहते हैं कि हमें बहुत चिंता है कि वो जो टेम्पररी प्रोविजन था 370, जिसको पंडित जी ने कहा था घिसते घिसते घिस जाएगा, ये टेम्पररी शब्द हटा दीजिए, इसको स्थायी कर दीजिए, स्पेशल प्रोविजन कर दीजिए। जो 1953 से लेकर भारत के कानून कश्मीर पर लागू हुए हैं, उनका पुनः विचार करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी बना दी, टर्न द क्लॉक बैक। तो फुल मर्जर से लेकर स्पेशल स्टेटस, ऑटोनॉमी, सेल्फ रूल, आजादी, हम ये उल्टी यात्रा एक बार फिर आरंभ करें। अब मैं आपको बताऊं कि कई बार भारत सरकार का, किसी भी तरह की सरकार हो, जब शासन में हो तो देश बचाना पड़ता है। 1970-75 में तो कोई आतंकवाद नहीं था, लेकिन जब अकॉर्ड हुआ 1975 का, तो जो लोग उस अकॉर्ड को नेगोशिएट कर ले थे, जब शेख साहब को उन्होंने कंसेशंस दिए, तो एक कंसेशन उनसे भी ले लिया जो प्रशंसनीय था, कि टेररिज्म को डील करने का जो अधिकार होगा वो केंद्र का होगा।
कानून बनाने का भी और कार्रवाई का भी। ये उस अकॉर्ड का हिस्सा है और शेख साहब ने कंसीड कर दिया। लेकिन सत्ता में आने के बाद उन्होंने कोई कानून नहीं बनने दिया, असेंबली का रेजोल्यूशन नहीं पास हुआ। सन 88 में जब जगमोहन जी राज्यपाल थे और जम्मू कश्मीर के संविधान के मुताबिक असेंबली के सारे अधिकार गवर्नर शासन में राज्यपाल के पास होते हैं, तो जगमोहन जी ने उसको लागू कर दिया अपने लेजिस्लेटिव पावर को एक्सरसाइज। और इसलिए कश्मीर में आतंकवाद के साथ निपटने का अधिकार केंद्र के पास आ गया। लेकिन जब रिव्यू होगा और ये 1953 की दिशा में यात्रा आरंभ होगी, तो मैं नहीं जानता कि ये रिपोर्ट, इसका उद्देश्य क्या है। एलओसी को व्यवसाय, व्यापार, टूरिज्म और मिलने जुलने के लिए खोल दिया गया है, सॉफ्ट वाटर कर दिया है, जो मुशर्रफ ने कहा। अर्थव्यवस्था तब मजबूत होती है जब राजनीतिक स्थिरता होती है। जहां AK-47 होती है वहां अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं हो सकती। आप कहो कि वहां SEZ बना दो, ना कोई डॉलर का निवेश करेगा, ना कोई रुपए का निवेश करेगा जब तक AK-47 और बम बारूद वहां से हटेगा, या कर्फ्यू लगता है। मैं ये मानता हूं कि कश्मीर के जितने लोग हैं, कश्मीर घाटी में रहने वाले, उनके साथ सबसे अधिक अन्याय किसी चीज ने किया है तो वो धारा 370 ने किया है। अगर आप जमीन नहीं खरीद सकते तो आप वहां होटल नहीं बना सकते, आप वहां उद्योग नहीं लगा सकते। अस्थिरता है, हिंसा है, तो आप निवेश क्यों करेंगे? निवेश तो वो आदमी करता है जिसको कोई पूंजी वापस मिलेगी, कोई मुनाफा मिलेगा, तब लाभ होगा। इस राजनीतिक परिस्थिति में क्या व्यवसाय होगा? और अभी तक तो वहां से सामान एक्सपोर्ट नहीं हो रहा, टेरर एक्सपोर्ट हो रहा था।